टू योर हेल्प एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एंड बाकी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सेकेंड वीडियो में समझेंगे। तो इसमें जानेंगे मई 2025 में ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए तैयारी हेतु 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनमें से पहले 50 जो कि एमसीक्यूज के रूप में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करेंगे एंड ट्रू फॉल्स को कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है कंप्यूटर फंडामेंटल्स से व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द एब्रीविएशन ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के नज़दीक होती है, यानी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, जैसे कि रैम एंड रोम। तो रैम और रोम में रोम जो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है, इसका डेटा परमानेंट होता है, जबकि रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे ही बिजली बंद होती है इसका डेटा लॉस हो जाता है, यानी इसमें जो भी डेटा हार्ड डिस्क से बूटिंग के टाइम पे लोड हुआ होता है वो सारा का सारा डेटा नष्ट हो जाता है। तो इसमें कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो ये है उत्तर रोम। तो इसका सही विकल्प है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का दोस्तों पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी एंड रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड इसके बाद आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है क्योंकि ये सीपीयू के सबसे नजदीक होती है और ये एक तरह की बफर मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है और ये एक तरह की मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसमें डेटा अधिक मात्रा में स्टोर किया जा सकता है, इसलिए इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस से तात्पर्य ऐसी डिवाइस जिनके द्वारा हम डेटा को प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, यानी इन कराते हैं। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है एएलयू का कार्य क्या होता है? भाई एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिए एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एंड इसका मुख्य कार्य होता है गणनाओं को करना, यानी गणितीय और तार्किक क्रियाओं को करना। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? स्क्रीन पर आउटपुट देना, प्रोग्राम चलाना, डेटा को संसाधित करना, डेटा को संसाधित करना, डेटा को कैलकुलेट करना। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है बाइनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू विच टू डिजिट्स। बाइनरी सिस्टम कौन सी दो अंकों को शामिल करता है? 0 एंड 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3। तो बाइनरी का पूरा नाम, बाइनरी डिजिट का पूरा नाम होता है किसका? बिट का। तो बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, जिसके अंतर्गत दो डिजिट आते हैं, एक तो ऑफ की स्थिति को दर्शाता है और दूसरा ऑन की स्थिति को दर्शाता है। ऑफ की स्थिति को दर्शाने वाला होता है 0 और ऑन की स्थिति को दर्शाने वाला होता है 1। तो 1 से प्रदर्शित करते हैं। तो दो डिजिट हैं 0 एंड 1 जो कि बाइनरी सिस्टम को दर्शाते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? Which of the following is an input device? तो इनमें से एक इनपुट डिवाइस कौन सा है भाई? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। ये दोबारा आ गया एक ही क्वेश्चन, कीबोर्ड। इनमें से सही डिवाइस, इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क याद रखें सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल CEN सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, रैम, ये सब कंप्यूटर के दिमाग नहीं है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो कि बिजली जाने पे डेटा नष्ट कर देती है। हार्ड डिस्क एक स्थायी मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। ये IO डिवाइस है रैम और हार्ड डिस्क। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस, CPU कंप्यूटर का दिमाग का। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर, कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? तो नेचुरल रूप से रैम जो होती है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी से तात्पर्य है कि जिसका डेटा रैंडमली एक्सेस होता रहे, और रैंडमली एक्सेस होने की वजह से इसका डेटा जो है वो नष्ट हो जाता है जैसे ही इसमें कोई इंटरप्शन होता है। इंटरप्शन यानी बाधा आ जाने पे इसका डेटा नष्ट हो जाता है। तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है। रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन होती है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है जो कि हार्ड डिस्क का एक स्टैटिक ड्राइव ग्रुप है जो कि सेमीकंडक्टर मेमोरी की बनी होती है। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है जो कि 7.9 GB तक की हो सकती है और यह एक तरह से ऑप्टिकल डिस्क होती है। कैसी होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है। अगले प्रश्न को समझते हैं जो कि है द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का पूरा नाम है, ALU का पूरा नाम क्या होता है? ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम होता है। इसका सही विकल्प A है। अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है सभी के सभी कंट्रोल क्रियाओं को, कंट्रोल ऑपरेशंस को नियंत्रित करना। तो कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ CPU के सभी कंट्रोल ऑपरेशंस को क्रियान्वित करने का कार्य कंट्रोल यूनिट का होता है। अगला प्रश्न है Which of the following is an example of system software? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS वर्ड, टैली और एडोब फोटोशॉप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो विंडोज OS एक OS है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से तात्पर्य एक ऐसे प्रोग्राम का सेट, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स और दैट ऑपरेट्स द सिस्टम, यानी जो सिस्टम को चलाने के लिए या सिस्टम से जुड़ी हुई सभी डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बाय यूजिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यू कैन कंट्रोल द ऑपरेशंस एंड मैनेज द हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, what type of software is MS Excel? MS Excel किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS Excel भाई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं अपने दैनिक कार्यों को निपटाने के लिए उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो कंप्यूटर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाए जाते हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका सेलफोन जो चलाने वाला सॉफ्टवेयर है वो है एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज पे चल रहा है यानी पीसी के लिए विंडोज जरूरी है, तो विंडोज क्या है? एक ओएस है। लिनक्स क्या है? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर लिबर ऑफिस कैल्क, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which key is used to refresh a page in Windows? विंडोज में पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है?
F1, F2, F5, F8, तो इसका सही विकल्प है F5। F5 की इज यूज टू रिफ्रेश द पेज और रिफ्रेश द विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, मॉनिटर। हार्डवेयर से तात्पर्य ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस, और जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के बने होते हैं, तो ये हार्डवेयर क्या है। वही सॉफ्टवेयर क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम, और प्रोग्राम को समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एंड इसमें से हार्डवेयर की डेफिनेशन, जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक से बने होते हैं, जिनको छू सकते हैं, कहलाते हैं हार्डवेयर। वहीं जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर एक्सेट्रा, ये सभी क्या है कि आपके हार्डवेयर हैं। वहीं हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर ही होगा। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का हार्डवेयर नहीं है, बल्कि ये एक सॉफ्टवेयर। तो इसका सही विकल्प है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले प्रश्न पे आते हैं, बाइनरी भाषा किन अंकों से बनी होती है? बाइनरी लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ विच नंबर्स? 0 and 1, 1 and 2, 0 and 9। तो इसका सही विकल्प है 0 and 1। दिस क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम होता है भाई यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, जैसे पेन ड्राइव या फिर आपके जो यूएसबी चार्जर्स होते हैं, में आपने कुछ इस तरह की एक डिवाइस देखी होगी जो कि इस तरह से रहती है, में एक सर पे सर्किट बने होते हैं। तो ये एक तरह से जो डिवाइस है इसको बोलते हैं यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, पूरा नाम इसका होता है। अगला प्रश्न है, द मेन फंक्शन ऑफ अ स्कैनर इज, स्कैनर का मुख्य कार्य क्या होता है? स्कैनर एक तरह की इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी रूप में कन्वर्ट करती है, यानी इट स्कैन दी हार्ड कॉपीज। क्या करता है स्कैनर? प्रिंट करता है, इनपुट करता है, डिस्प्ले करता है, या कनेक्ट टू इंटरनेट। तो ये क्या करता है भाई? इनपुट इमेजेस को इनपुट करता है। अगला प्रश्न है, which of the following is used to store data permanently? निम्न में से कौन स्थायी रूप से डेटा संग्रहित करता है? रैम, रोम, कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर ये दोनों ही सीपीयू के पार्ट होते हैं जो कि आपको प्रोसेसिंग के दरमियान मेमोरी के तौर पे यूज किए जाते हैं, यानी अल्प समय के लिए डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये डेटा संग्रहित करते हैं लेकिन अल्प समय के लिए होता है। रैम जो है वो एक वॉलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी है। अब बचा क्या? रोम। तो रोम का मतलब ही होता है रीड ओनली मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी से तात्पर्य है एक ऐसी मेमोरी जो डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखती है। रोम जो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है, यह स्थायी रूप से डेटा संग्रहित करती है। Which device displays the output of which device displays the output of a computer? कंप्यूटर का आउटपुट कौन सा डिवाइस दिखाता है? तो जितनी माउस, स्कैनर, मॉनिटर, कीबोर्ड, तो इनमें से कीबोर्ड, स्कैनर, माउस ये इनपुट डिवाइस हैं, और आंसर इसका सही है मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इट डिस्प्लेज दी रिजल्ट और ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये एक तरह की आउटपुट डिवाइस है, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर। मॉनिटर का दूसरा नाम होता है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीयू, वीडियो का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या करता है?
जैसे टीवी है आपका, इस तरह से ये प्रदर्शन करता है। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ओएस? ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन हैं उनको मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना होता है। कंपाइल प्रोग्राम्स नहीं, इसके लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं। परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, तो ये एलयू का कार्य है। प्रोटेक्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना, ये सही है, लेकिन इसका सही सर्वोत्तम विकल्प है वो है टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। के अंतर्गत ये तीनों विकल्प शामिल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संग्रहण उपकरण नहीं है? विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, मॉनिटर। तो भाई देखो, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, ये तीनों ही स्टोरेज डिवाइस होती हैं जो डेटा को अल्प समय के लिए या लंबे समय के लिए डेटा को स्टोर करती हैं। वही मॉनिटर जो होता है, इट ओनली डिस्प्लेज द टेक्स्ट एंड इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स। जो मॉनिटर है वो केवल आउटपुट प्रदान करता है और वो केवल आप उस पर देख सकते हैं। तो ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, बाकी तीनों आईओ डिवाइस होती हैं आउटपुट, तो इसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस? कंप्यूटर का कौन सा भाग गणितीय क्रियाओं में मदद करता है? इसका सही विकल्प है एएलयू। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जिसका पूरा नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करने वाली यूनिट, तो ये एएलयू है। कंट्रोल यूनिट सभी तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। मेमोरी डेटा को संग्रहित करता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इसका सही विकल्प एएलयू है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर, बिट, बाइट, निबल और केबी। तो इसमें देखिए, डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट है बिट का शॉर्ट फॉर्म। बिट यहाँ पे इसका सही विकल्प होगा बिट, बाइनरी डिजिट, क्योंकि 0 और 1 से ही शुरुआत होती है। 0 ऑफ को दर्शाता है, 1 ऑन की स्थिति को दर्शाता है। आपने देखा होगा कई जगह अपने मोबाइल फोन पे या कहीं भी इस तरह का एक बटन देखा होगा, इस तरह का, यानी इसमें एक बना होगा और इसके इस तरह से 0 बना होगा। ये स्टार्ट और ऑन और ऑफ को दर्शाता है, यानी स्टार्ट और शट डाउन के लिए। तो ये कहलाता है आपका बिट, जो 0 को दर्शा रहा है, 1 को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न है, बाइट, इसमें क्या है, बाइट को भी समझ लीजिए। बाइट 8 बिट का समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट। 8 बिट से मिलकर के एक बाइट बनता है, 4 बिट से मिलकर के एक निबल बनता है, और 1024 बाइट से मिलकर के 1024 बाइट है, बिट नहीं, ध्यान रखिएगा। 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। इसका 8 गुना कर दीजिए तो निकल आएगा। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर? तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब का। यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब का। जब तक आप इसका आंसर सोच करके कमेंट में लिख दीजिए। सेकंड जनरेशन में हुआ ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार, ट्रांजिस्टर्स का। एंड थर्ड में क्या हुआ? आईसीस का निर्माण हुआ, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फोर्थ में क्या हुआ? तैयार हो गया माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही विकल्प कौन सा है? फोर्थ, माइक्रो प्रोसेसर तैयार हुआ। इसका सही विकल्प है फोर्थ जनरेशन। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर, वेबकैम। ध्यान रखिएगा, इसका भी नहीं है। अगर आप जल्दबाजी में किए तो पहले ही सही कर देंगे जॉयस्टिक, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नहीं है तो नहीं लगा है, नहीं है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही विकल्प है
प्रोजेक्टर, यानी प्रोजेक्टर एक इनपुट डिवाइस होता है, प्रक्षेपण यंत्र होता है प्रक्षेपित करने के लिए। तो यहाँ पे जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है प्रोजेक्टर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लिबर ऑफिस कैल्क के अंतर्गत लिबर ऑफिस राइटर, लिबर ऑफिस राइटर मतलब एमएस वर्ड की तरह है, हाँ कि नहीं। यूज्ड फॉर किस लिए प्रयोग होता है, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन या डेटाबेस। तो लिबर ऑफिस राइटर या एमएस वर्ड दोनों ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिनमें हम वर्ड पे प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि डेटा को फिल्टर कर, डेटा को सॉर्ट आउट करके उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वर्ड को रंगीन तैयार कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं और कई कई तरह से उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेस। स्प्रेडशीट के अंतर्गत आता है कैल्क एंड एक्सेल, स्लाइड। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है आपका ऑफिस इम्प्रेस, पावर पॉइंट एंड गूगल का प्रेजेंट। एंड इसके बाद डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है लिबर ऑफिस राइटर। एंड अगला प्रश्न है, लिबर ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होती है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में फॉर्मूला की शुरुआत इक्वल साइन से की जाती है। इक्वल साइन से, जैसे हमें लिखना है इक्वल सम फंक्शन लगाना है तो इक्वल सम ब्रैकेट जो भी रेंज है उस रेंज को दे देंगे या एड्रेस, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर लिबर ऑफिस इम्प्रेस फाइल। लिबर ऑफिस इम्प्रेस फाइल के लिए कौन सी विस्तारक नाम प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे डॉट डीओसी होता है डॉक्यूमेंट, ओडीएस एक्सएलएस के लिए एक्सएलएस होता है, वो डॉट ओडीपी है ओपन ऑफिस इम्प्रेस के लिए। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिबर ऑफिस कैल्क फाइल्स। लिबर ऑफिस कैल्क फाइलों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ ध्यान रखिए डॉट डॉक्स वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है, एंड डॉट एक्सएलएक्स एक्सेल के लिए होता है, डॉट ओडीपी अभी आपको इम्प्रेस के लिए बताया है, बाकी बचा क्या डॉट ओडीएस। तो इसका सही विकल्प है डॉट ओडीएस। डॉट ओडीएस इसका सही विकल्प है लिबर ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन। अगले प्रश्न पे आते हैं, कैल्क में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग किया जाता है। विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन कैल्क। कैल्क में फॉर्मूला शुरू करने के लिए अभी यही चीज हुई थी, फॉर्मूला फंक्शन दोनों के लिए ही इक्वल साइन से शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्क में औसत एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है। तो एवरेज फंक्शन से ही आप एवरेज निकालते हैं, इक्वल एवरेज का प्रयोग किया जाता है, इसका सही विकल्प है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, लिबर ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन क्या करता है। व्हाट डज द सम फंक्शन डू इन लिबर ऑफिस कैल्क। काउंट कैरेक्टर्स, एड्स नंबर्स, मल्टीप्लाइज नंबर्स एंड फाइंड्स। तो इट्स एड्स द नंबर्स, इट एड्स नंबर्स। अगला प्रश्न है, हाउ आर कॉलम्स लेबल्ड इन कैल्क। कैल्क में कॉलम्स को कैसे नामित करते हैं या कैसे नामित होते हैं। नंबर्स 1 2 3, लेटर्स एबीसी, रोमन न्यूमरल्स, कलर्स। तो नंबर्स 1 2 3 जो होता है वो रो हेडिंग्स को दर्शाता है, और लेटर्स एबीसी जो होता है वो कॉलम हेडिंग को दर्शाता है। और हमको यहाँ पे कॉलम लेबल्स चाहिए, तो लेबल कॉलम लेबल्स क्या है भाई एबीसी। तो इसका सही विकल्प है लेटर्स एबीसी कॉलम को दर्शाता है। रो को पूछा होता तो 1 2 3 कर देते। इसके बाद अगला प्रश्न है, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। सेल का जो डेफिनेशन है वो यही है, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम, की पंक्ति और स्तंभ के मिलन बिंदु को सेल कहते हैं। तो सही विकल्प है सेल। Which function returns the number of non-empty cells in a range? Non-empty cells in a range.
कौन सा फंक्शन रेंज में गैर खाली सेल की संख्या बताता है? गैर खाली सेल की संख्या बताने के लिए, नॉन एम्प्टी सेल्स की संख्या बताने के लिए आप फंक्शन यूज करेंगे इक्वल काउंट। काउंट फंक्शन से आप जितनी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे उसमें जितने भी वैल्यू वाले सेल्स होंगे उनको भी काउंट कर लेगा। बट अगले प्रश्न पे आते हैं। व्हाट शॉर्टकट इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन कैल्क? कैल्क में दस्तावेज को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कैल्क में दस्तावेज को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी है, वो है, कैल्क में दस्तावेज को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। Ctrl A से सिलेक्ट ऑल होता है, Ctrl X से कट होता है, Ctrl V से पेस्ट होता है, बाकी बचा गया Ctrl S जो कि सेव करने के लिए होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेल एड्रेस? निम्न में से कौन सा एक वैध सेल पता है? निम्न में से कौन सा एक वैध सेल पता है? A1 B2 AB@, तो भाई ये डॉलर वाला सिंबल है 1 के लिए, तो ये ठीक है, लेकिन ये वैलिड नहीं है, तो ये वैलिड सेल एड्रेस है B2। तो फिर फ्रीज करो या फिर ये सही एड्रेस। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है। व्हाट डज द इफ फंक्शन डू इन कैल्क? कैल्क में इफ फंक्शन क्या करता है? तो कैल्क में इफ फंक्शन क्या करता है कि ये कंडीशन देता है, चेक्स अ कंडीशन, चेक्स अ कंडीशन। अगला प्रश्न है। विच मीनू कंटेन्स द चार्ट ऑप्शन? चार्ट विकल्प किस मीनू में होता है? चार्ट विकल्प आपका किस मीनू में होता है? तो चार्ट इंसर्ट मीनू में होता है। जो ऑब्जेक्ट है जैसे इमेज है, शेप्स है, चार्ट है, स्मार्ट आर्ट है, ये सभी इंसर्ट मीनू में दिए होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाउ डू यू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम इन कैल्क? कैल्क में पूरे कॉलम को कैसे सिलेक्ट करते हैं? क्लिक ऑन सेल, सेल पे क्लिक करके ड्रैग सेल, क्लिक ऑन कॉलम हेडर, Ctrl C। भाई अगर आपको पूरा कॉलम या पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो रो हेडिंग या कॉलम हेडिंग को आप सेलेक्ट कर लो तो हो जाएगा। तो क्लिक ऑन कॉलम हेडर, तो कॉलम हेडर पे क्लिक करके आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, चाहे आप कैल्क में करें और चाहे MS एक्सेल में करें। अगला प्रश्न है। विच फॉर्मूला विल मल्टीप्लाई द वैल्यूज इन A1 एंड B1? A1 और B1 की वैल्यू को गुणा करने के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? तो आपको देखना इक्वल A1 इंटू एस्टेरिस्क का सिंबल B1। यहाँ पे अगर ये दिया है तो सही है, इनमें से देखो D में दिया है, D इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न आता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन अ लिबर ऑफिस कैल्क शीट एज ऑफ लेटेस्ट वर्जन? लिबर ऑफिस कैल्क शीट में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती हैं हालिया संस्करण में? तो हालिया संस्करण में 10,48,576 रोज होती हैं, ऑफिस कैल्क में भी और MS एक्सेल में। विच टूल बार हैज बटन लाइक बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन? बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे बटन किस टूल बार में होते हैं? तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये आपके शुरुआत के होम बटन के अंतर्गत ये होते हैं और इसे आप फॉर्मेटिंग टूल बार में देखते हैं। फॉर्मेटिंग टूलबार में ये सभी दिए होते हैं। विच फंक्शंस रिटर्न्स द करेंट सिस्टम डेट? कौन सा फंक्शन वर्तमान सिस्टम दिनांक देता है? तो आप इक्वल टुडे लगाइए तो वर्तमान सिस्टम दिनांक आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। व्हाट हैपेंस इफ यू प्रेस Ctrl Z इन कैल्क? Ctrl Z दबाने पर कैल्क में क्या होता है? तो ये Ctrl Z क्या दर्शाता है? अंडू का शॉर्टकट है और इसमें अंडू होता है, तो अंडू इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग से व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर? HTTP का पूरा नाम क्या है? व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स? ईमेल भेजने के लिए आप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, SMTP का।
एंड इसके बाद आता है व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है? फिशिंग एक तरह की मेथड है तो किसी की फेक वेबसाइट के माध्यम से पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए। तो सही विकल्प है अ मेथड टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन वाया फेक वेबसाइट, फिशिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। निम्न में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड है? 1 2 3 4 5 6 इज द नॉर्मल पासवर्ड। पासवर्ड अकेला लिखोगे तो केवल लेटर है इसमें, वो भी स्मॉल। मिक्स्ड होना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, एक सिंबल हो एंड नंबर्स हो। तो यहाँ पे ab@12#xz ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उदाहरण है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, HTTP एज इज मोर सिक्योर देन HTTP बिकॉज। HTTP से ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि इट लोड्स फास्टर, इट यूजेस कुकीज, इट एनक्रिप्ट्स द डेटा, इट यूजेस एड्स, इट एनक्रिप्ट्स द डेटा। इसका सही विकल्प है इट एनक्रिप्ट्स द डेटा, क्योंकि ये डेटा को एनक्रिप्ट करता है। तो सही विकल्प है इट एनक्रिप्ट्स द डेटा, सी। इट एनक्रिप्ट्स द डेटा, यह डेटा को सुरक्षित बनाता है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।